अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। सो दोस्तों, डेली हम डॉन न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल और ओपिनियन पेज है उसके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। और जस्ट हम एडिटोरियल के जो 3 इम्पोर्टेंट आर्टिकल, उस एडिटोरियल के हमारे 3 ही आर्टिकल होते हैं, उन तीनों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एक स्मार्ट स्टडी के थ्रू आप अपनी स्टडी को मुकम्मल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर न्यूज़पेपर खुद रीड करते हो तो तकरीबन आप कम से कम भी 2 घंटे देते हो। सो यहाँ से क्या होगा कि आप 10 मिनट के अंदर उस आर्टिकल के अंदर राइटर क्या कहना चाहता है या उस आर्टिकल के अंदर उस आर्टिकल का जो एनालिसिस है वो भी बिल्ड किया जाएगा। सो इस तरह से आप जस्ट एक स्मार्ट स्टडी के थ्रू अपना टाइम की बचत करते हुए आप 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर वो अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं या करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना टाइम बचा के अपना टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। सो दोस्तों, चलते हैं हम जो आज का हमारा डॉन न्यूज़पेपर है 26 जून 2025 का। सो पहला हमारा आर्टिकल है गजा सीज फायर के नाम से। सो देखते हैं इसके अंदर राइटर क्या कह रहा है हमें। सो दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपको पता है कि जो ईरान और इसराइल है, इसकी जो जंग लगी हुई थी, उसमें अब सीज फायर आ गया है। अमेरिका की मदद से अमेरिका ने यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि ये जंग रोकी जा सके। सो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो रीजनल वार लग सकती थी, मतलब कि ये जंग एक फैल सकती थी, वो मज़ीद फैलने से बच गई। सो अब राइटर ये कहता है कि इसी तरह से अब सारी दुनिया को अब मिल के ग्लोबल एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ताकि इसराइल जो ब्रूटल अटैक कर रहा है गज़ा के अंदर, वो अटैक भी रोका जा सके। यानी कि जिस तरह से सीज़ फायर ईरान और इसराइल के दरमियान हुआ है, इसी तरह का सीज़ फायर की अब गज़ा के अंदर भी ज़रूरत है, ताकि पैलेस्टाइन के अंदर जो मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को, औरतों को जो वहाँ पे शहीद किया जा रहा है, उसको भी रोका जा सके। सो ये राइटर हमें बताना चाह रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, ईरान इसराइल टेंशन के बारे में कि क्या इस आर्टिकल के अंदर राइटर डिस्कस कर रहा था। दोस्तों, एक राइटर ये 12 दिन का तकरीबन ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट रहा है, ये तकरीबन 12 दिन चला है। दोस्तों, इसके अंदर यानी कि ये जो क्राइसिस था ईरान और इसराइल के दरमियान, इसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकती थी। कुछ ना कुछ तो किया होगा कि मज़ीद, आपको पता था कि जो इसराइल है उसके पीछे अमेरिका आके खड़ा हुआ, बहुत ओपनली उसे सपोर्ट कर रहा था। और अगर हम ईरान की बात करें तो चाइना और रशिया जो थे वो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक ब्लॉक बनते आपको नज़र आ रहे थे, जो कि जियोपॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं। सो ग्लोबल पॉलिटिक्स अफेक्ट हो सकती है। सो इसी तरह इस जंग की वजह से इकोनॉमी भी इफेक्ट हो रही थी, मज़ीद भी इफेक्ट हो सकती थी, क्योंकि जब भी दोस्तों जंग लगती है तो पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इस वजह से वो राइटर ये कहना चाहता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ सकता था, ये चीज़ें रिस्क पे थी। सो होता क्या है कि इसराइल ने अटैक किया ईरान पे, यानी कि जब इनके दरमियान जंग लगी, ईरान और इसराइल के दरमियान, इसराइल ईरान पे भी अटैक करता रहा, लेकिन इसके साथ-साथ उसने गज़ा में भी लोगों को कत्ल करना जारी रखा। यानी कि वहाँ से भी वो नहीं रुका। इस स्लाइड के अंदर हम यानी कि ये डिस्कस कर रहे थे। सो दोस्तों, सिंस मई से, यानी कि मई के आखिर से लेके अब तक तकरीबन 500 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको शहीद किया जा चुका है। यानी कि इसराइल वहाँ पर भी कत्ल-ओ-गारत अभी भी जारी रखे हुए है। और इनमें से ज़्यादातर लोग किन लोगों को मारा गया है? वो लोग जो लोग खुराक हासिल करने के लिए घरों से बाहर निकलते थे, लाइनों में लगते थे, तो इसराइल उन पे अटैक कर देता था और उन लोगों को मार देता था। आपको पता है कि इसराइल ने वैसे ही पाबंदी लगाई हुई है कि कोई बाहर से इंसान गज़ा के अंदर जाके कोई चीज़ को प्रोडक्ट्स ना ले जाए, कोई खाने-पीने का सामान ना जाए, कोई असला ना जाए। तो नाकाबंदी की हुई है इसराइल ने। सो जिसकी वजह से वहाँ पे यानी कि बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ती गई। सो दोस्तों, इसकी वजह से जो लोग घरों से बाहर निकलते थे भूख की वजह से कि कहीं से उन्हें खाना मिले, इसराइल उन पे अटैक करता था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। सो यूनाइटेड नेशन ने भी इसराइल को कहा कि उन लोगों पे अटैक बंद किया जाए जो अपने खाना की तलाश के लिए बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है ट्रम्प की स्टेटमेंट। नेटो की समिट हुई अभी रिसेंटली, जिस तरह आपको आइडिया भी है कि जहाँ पर जो अचानक से मीटिंग छोड़ के कुछ टाइम पहले, यानी कि ये नेटो जो यूएसएसआर है उसके अगेंस्ट बनी थी नेटो, जिसमें ये ममालिक मिल के ये डिफेंस की एक यानी कि नेटो डिफेंस के लिए बनाया गया था, ताकि ये ममालिक अपने डिफेंस को इम्प्रूव कर सके, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका शामिल है। सो दोस्तों, नेटो की जो समिट हुई उसमें ट्रंप ने ये कहा कि गजा सीज फायर पे भी प्रोग्रेस चल रही है, यानी कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन दोस्तों, राइटर ये बताता है कि इसराइल जो भी प्रॉमिस करता है वो तोड़ देता है। आप उस पे यकीन नहीं कर सकते। पहले भी उसने कई बार प्रॉमिसेस किए हैं, लेकिन वो
जितनी बार भी किए हैं उसने तोड़ दिया है। ये गजा सीज फायर पहले भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अ, जो इसराइल था उसने वो कमिटमेंट पूरी नहीं की। सो गजा के अंदर वार अभी भी कंटिन्यू है। सो दोस्तों देखते हैं कि ये अटैक हुआ कैसे और रिस्पॉन्स क्या है इसके चीज़ के बारे में। हमास अटैक करता है पहले 7 अक्टूबर को, 2023 की ये बात है, इसराइल पे अटैक करता है। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इसराइल वापस अटैक करता है गजा पे। अब इसराइल को अटैक तो करना बनता था सिर्फ हमास पे, लेकिन इसराइल क्या करता है कि वो सारे के सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं उन सब पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें अभी तक तकरीबन 56,000 से ज़्यादा लोग यानी कि फ़लस्तीन के अंदर मारे जा चुके हैं। इतने लोगों को शहीद कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कब से ये मसला स्टार्ट है, राइटर ये बता रहा है कि वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट है और अभी तक ये जारी है। अच्छा जी, अब वेस्टर्न हाइपोक्रेसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जब ईरान के अंदर इसराइल ने हमला किया, तो सभी लोग जो यानी कि मुस्लिम ममालिक थे वो उन्होंने आके मजम्मत की इस चीज़ की और कहा कि इसराइल को ईरान के लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब हम पैलेस्टाइन की बात करें, जब उन पैलेस्टाइन के अंदर मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस हो जाते हैं सभी। वहाँ पे वेस्ट आपका जितना भी है वो आवाज़ नहीं उठाता। तो वो यहाँ पर वो कहता है कि क्लियरली डबल स्टैंडर्ड्स आपको दिखने को नज़र आते हैं कि जहाँ पर हुकूमतों को सूट करता है, ममालिक को सूट करता है, वहाँ पे वो मजम्मत भी कर देते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं सूट करता वहाँ पे खामोश हो जाते हैं। सो दोस्तों ट्रम्प्स एंगर ऑन इसराइल। अब होता क्या है कि जब सीज फायर का ऐलान करता है ट्रम्प, तो ईरान सीज फायर से पहले अटैक कर देता है इसराइल पे। सो इसराइल कहता है कि ईरान ने वायलेशन की है सीज फायर की, लेकिन ईरान कहता है कि जो टाइम डिसाइड हुआ था सीज फायर का, हमने उससे पहले ही अटैक की है, इसलिए हमने वायलेशन नहीं की। तो जवाब में क्या करता है कि इसराइल वापस अटैक कर देता है ईरान पे। तो जिस पे ट्रम्प बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो इवन कि वो कहता है कि इसराइल को मना भी करता है कि आप अपने जो आपने जंगी तैयारे भेजे हैं उनको भी वापस बुलाएं और वहाँ पे ईरान में जाके बमबारी मत करें। और बहुत गुस्से में उसने इवन के गाली तक दे दी दोनों ममालिक को। सो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि सीज फायर वायलेशन पे ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की, जो गाली अब मैं यहाँ पे दोहरा तो नहीं सकता, आपको वहाँ पे उसकी ट्वीट में जाके देख भी सकते हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि इसी तरह का हमें स्टांस की ज़रूरत है गज़ा के अंदर भी, कि ट्रम्प जो है इसी तरह का गुस्सा उधर भी दिखाए ताकि उधर भी सीज़ फायर हो सके, जो लोग मर रहे हैं वो बच सकें। नेक्स्ट है व्हाई ईरान इसराइल सीज़ फायर हैपेंड। या दोस्तों ये सारा कुछ है, ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं ये उसी आर्टिकल में से के अंदर से बनाई हुई है ताकि आर्टिकल की आसानी से आपको समझ आ सके। दोस्तों ईरान और इसराइल का सीज़ फायर क्यों हुआ? अब ईरान ने जब इसराइल बार-बार अटैक करता जा रहा था और अमेरिका ने आके ईरान पे अटैक किया, तो ईरान की पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ जो है उसको बंद कर देंगे। दोस्तों ये वो रास्ता है, समुद्री रास्ता है, जहाँ से दुनिया का तेल गुज़र के जाता है, जो तकरीबन 20% बताया जाता है या इससे ज़्यादा। सो ईरान ने कहा कि हम ये रोक देंगे, जब ये रुकेगा तो सारी दुनिया में जो एनर्जी की प्राइसेज़ है वो बढ़ जानी थी, महँगाई आ जानी थी। तो जिसकी वजह से सारी दुनिया एक्शन में आई। क्योंकि सबको इकोनॉमी का यानी कि फ़ियर हुआ कि ये इकोनॉमी हमारी डिस्टेबलाइज़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सब ने फ़ोर्स किया कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके सीज़ फायर करवाया जाए। तो आपने देखा होगा कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस उसके बाद नज़र आया कि ट्रंप ने कहा कि अब सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि ये चीज़ पैलेस्टाइन के अंदर नेग्लेक्ट की जा रही है। अब ग्लोबल लीडर को वो कहता है कि दुनिया के जो लीडर्स हैं, उन्हें अपनी इकोनॉमी की तो फ़िक्र है, लेकिन पैलेस्टाइन के अंदर जो बच्चे मर रहे हैं, उनकी फ़िक्र किसी को नहीं है। वो कहता है कि ये इंसानियत के खिलाफ है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल भी नहीं है। सो दोस्तों ये अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है, ये कि सारा हमने इस आर्टिकल के अंदर क्या रीड किया है। दोस्तों ये कहता है कि यूएस और जो वेस्टर्न पावर है, उन्होंने उन्हें इसराइल पर प्रेशर डालना चाहिए ताकि वो गजा के अंदर जेनोसाइड को रोक सके, कत्ल आम को खत्म कर सके। सो परमानेंट सीज फायर की ज़रूरत है और जिन लोगों ने ये वार यानी कि जंग की है, उन जिन लोगों के खिलाफ हुई है दोस्तों, उन लोगों को भी तो जस्टिस मिलना चाहिए, ताकि इतने लोग तकरीबन 56,000, मोर देन 56,000 लोग जो हैं उनको उनको शहीद कर दिया गया। तो उनको भी जिन लोगों ने आगे उन्हें उन्हें शहीद किया, उन लोगों को क्यों ना जस्टिस मिले। इस चीज़ में राइटर यानी कि इस आर्टिकल के अंदर बात कर रहा था। दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा ड्रग्स ऑन कैंपस के नाम से। देखते हैं कि इसके अंदर क्या डिस्कस किया जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ड्रग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है।
पहले क्या होता था कि सिर्फ ड्रग, अब ड्रग जो आता है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, ये ज़्यादातर आता है अफ़गानिस्तान से। दुनिया का तकरीबन 60% जो ड्रग्स एक्सपोर्ट होता है वो अफ़गानिस्तान से होता है। उसमें से 80% पाकिस्तान के रास्ते से होकर गुजरता है, और जो 15% है वो ईरान के रास्ते से जाता है। 5% जो बच जाता है वो बाकी रास्तों में से जाता है। इसका मतलब पहले सिर्फ पाकिस्तान एक ट्रांजिट रूट था, लेकिन अब क्या हो गया कि पाकिस्तान खुद उस ड्रग को कंज्यूमर भी बन गया, यूटिलाइज भी करने लग गया। तो दोस्तों पहले पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2013 के अंदर 6 मिलियन ड्रग यूजर्स थे, अब ये तकरीबन 7 मिलियन तक चले गए हैं, और हर साल ये नंबर बढ़ता जा रहा है। कौन लोग हैं जो अफेक्टेड हो रहे हैं दोस्तों? ये जो हॉस्टल्स हैं हमारे, वहाँ पर आपको पता है कि हॉस्टल में जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो घर वालों से दूर होते हैं, उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता, घर वालों की नज़र नहीं होती। इसलिए वो लोग वहाँ पे, जो लोग ज़्यादातर अमीर रहते हैं, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं नशे को, तो वो इस तरह की नशावर चीज़ें लेते हैं और नशा करते हैं। तो एक तो हॉस्टल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा है, दूसरा कॉलेजेस के अंदर भी ये चीज़ है, और शहरों के अंदर, देहातों के अंदर भी यानी कि लोग नशा करते हैं, अफेक्ट हैं इससे। किस किस्म का नशा ज़्यादातर अवेलेबल है? हेरोइन का, कोकीन का, इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स के जो हैं नशे, आपको पता है कि वो अवेलेबल है। तो दोस्तों देखते हैं स्टूडेंट्स एंड ड्रग यूज़। अब 2022 की एंटी नारकोटिक फोर्स का सर्वे ये बताता है कि 53% यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रग का यूज़ करते हैं, और 33% ने तो रिसेंटली एडमिट भी किया है कि वो यानी कि ड्रग्स यूज़ करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम की वीकनेस क्या है। अब देखिएगा कि इस आर्टिकल के अंदर राइटर हमें ये बताता है कि दोस्तों कि हमें ये बताता है कि एंटी नारकोटिक फोर्स जो है उसने काफ़ी हद तक ड्रग्स को कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन इशू कहाँ पे है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रीटमेंट का और ड्रग की प्रिवेंशन का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। यहाँ पे जो ड्रग पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसमें कमी रह जाती है, जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को ठीक करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा वीक ही होती है। सो दोस्तों हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें अपनी, एडिक्शन इज़ मेडिकल कंडीशन, यानी कि जो लोग नशा करते हैं उन्हें बाद में मेडिसिन की ज़रूरत होती है कि हॉस्पिटल में जाएँ, उनके लिए अद्वियात वहाँ पे अवेलेबल हों। अब ये नहीं है कि जो लोग नशा करते हैं उन्हें जेलों में डाल दें, ये उनका हल नहीं है। सो उनका हल दोस्तों ये है कि आप उनको बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, मेडिसिन्स उन्हें प्रोवाइड करें ताकि उनका इलाज हो सके। तो जो एचईसी है उसे भी चाहिए कि ड्रग रिलेटेड पॉलिसीज बनाएं, टेस्ट करें यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके साथ काउंसलिंग होनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। और हमारी जो यानी कि मैट्रिक तक की एजुकेशन है, वहाँ पर ड्रग्स रिलेटेड हमें एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को कि इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, हमें किस तरह बचना चाहिए। दोस्तों दूसरा ये कि हमें बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर से अफगानिस्तान से, ईरान से लोग आ जाते हैं और यहाँ पे आके इस तरह का काम करते हैं। सो हम, जब हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो ये लोग आसानी से आ नहीं सकेंगे, और हमें ट्रीटमेंट सेंटर्स को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है जहाँ पे इन ये लोग जो नशा करते हैं इनका इलाज हो सके। तो दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? हमने कहा कि जो ड्रग है वो डिस्ट्रॉय कर रही है यूथ को स्पेशली। सो लीडर्स को अब सिर्फ ये नहीं है कि बातें करनी है, उन्हें बातों से निकल के अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि ये ड्रग्स की ये जो नशा हो रहा है इससे बचा जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा फॉरगॉटन प्रिजनर्स के नाम से। देखते हैं कि इसके अंदर राइटर क्या डिस्कस करता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। दोस्तों राइटर ये कहता है कि अपोजिशन, ये जो टेंशन है गवर्नमेंट अपोजिशन के दरमियान, अब इसे रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अब जो पॉलिटिकल रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं, जो भी हुकूमत आती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, जैसे ही वो इक़्तिदार में आती है तो वो क्या करते हैं, वो लोग वो आके रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं। इससे वो कहता है अवॉइड करने की ज़रूरत है। हमें लोग जो भी कहें उसकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन पूरा मन होना चाहिए। जिस मर्जी पार्टी के साथ एफिलिएशन हो सकती है उनकी, तो ये हमें आईन इजाज़त देता है। वो कहता है कि हुकूमत को इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो करंट सिचुएशन क्या है? कहता है कि पीटीआई के जो लीडर्स हैं, जिसमें यास्मीन राशिद है, शाह महमूद कुरैशी है, इसके अलावा जो दूसरे लीडर्स हैं, उन्होंने कोट लखपत जेल से एक लेटर लिखा है। दोस्तों ये लेटर ये शो करवाता है कि वो एक सिंबॉलिक, यानी कि सिंबल भी है इस चीज़ का कि ये लीडर्स अभी तक जेलों में है और उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। सो यही यहाँ पे वो बता रहा है कि अपोजिशन लीडर्स बहुत देर से जेलों में हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें भी फेयर ट्रायल मिल सके। सो दोस्तों मैस अरेस्ट इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को
गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद पीटीआई से मुंसलिक लोगों की है। अब होता क्या है कि राइटर के मुताबिक जब ऐसा होता है कि जब कानून से हट के काम किया जाता है, तो वहाँ पे जुडिशियल वीकनेस एक्सपोज होती है। लोगों का जो ट्रस्ट है अदलिया पे वो कम होता है। तो ये नुकसान होना शुरू हो जाता है। जेल वर्सेस बेल, वो कहता है अब न्यू नॉर्मल बन चुका है। वो क्या कि लोग जेल जाएंगे लेकिन उन्हें बेल नहीं मिलेगी, बेल हेयरिंग में डिले होगा। सो कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं अदालतों को दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो लोग यानी कि जेलों से बाहर नहीं आ सकेंगे। ये न्यू नॉर्मल अब बन चुका है। सो वो कहता है कि और बेसिक रूल क्या होना चाहिए कि जो लोग सीरियस क्राइम यानी कि नहीं करते उन्हें रिलीज करना चाहिए, और जो लोग जिन लोगों पे साबित हो जाता है कि उन लोगों ने क्राइम किया है उन्हें पनिश करने की जरूरत है। यानी कि सिर्फ उन लोगों को आप सजा दें जो लोग क्रिमिनल्स हैं। जो लोग क्रिमिनल नहीं है, जिनके जिनके खिलाफ इतना एविडेंस नहीं है, कम से कम उन्हें तो रिलीज करना चाहिए, ये बात करता है। दोस्तों इसके अलावा राइटर ये कहता है कि टेररिज्म को तो जो टेररिस्ट है उन्हें तो सजा देनी चाहिए, लेकिन जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं वो टेररिस्ट नहीं हो सकते। आप इन दोनों को सेपरेट रख के चलें। फिर हमें यानी कि जब आप टेररिज्म को और प्रोटेस्ट को एक ही चीज बना दोगे, तो जो भी हुकूमत बनेगी वो अपोजिशन को एज ए टेररिस्ट ही डील करेगी। सो हमें प्रूफ की जरूरत है, उसके बाद एक्शन लेने की जरूरत है। ये नहीं कि हमारे पास एविडेंस होना और हम लोगों को जेलों में डाल दें। मिस यूज ऑफ लॉ, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे वो कहता है महरंग बलोच, ये दोस्तों बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट है, जो कि बलूचिस्तान में जो हकूक हैं, जो उन लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, उनके हकूक की बहाली के लिए, ये उनके राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए ये तहरीक चला रही हैं। तो इसको भी एमपीओ के तहत हुकूमत ने गिरफ्तार किया हुआ है। ये तकरीबन 3 मंथ से ज्यादा हो गए हैं कि इन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। सो यहाँ पे वो कहता है कि एक्टिविस्ट जो हैं उनके लॉ को मिसयूज किया जा रहा है उनको खामोश करवाने के लिए। सो क्या हमने इस यहाँ पे रीड किया है इस आर्टिकल के अंदर कि पॉलिटिक्स को अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि दोस्तों पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इजाज़त दें लोगों को, कि अगर वो चाहते हैं, ये तो जमहूरियत का हुस्न होता है कि जो भी आप पार्टी की जिस पॉलिसी से एग्री नहीं करते, लोग आके अपना इजहार कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा मन होना चाहिए। इसके अलावा हमें इंसाफ देना चाहिए और डायलॉग करना चाहिए, बजाय इसके कि हम रिवेंज लेना शुरू कर दें। कि जो भी पार्टी आती है वो नैब को इस्तेमाल करती है और अपने जो अपोजिशन होती है उसको उसके खिलाफ केसेस बना देती हैं। इससे हटना चाहिए। और इसके अलावा हम जो प्रिजनर हैं उन्हें दोस्तों फेयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उन्हें फेयर फेयर ट्रायल की ज़रूरत है, ताकि जिन लोगों पे सही केसेस नहीं बन सके उन लोगों को बेल मिल सके, वो लोग बाहर आ सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी वीडियोस पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आप कोई और इसके अलावा भी नई किस्म की वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट में वो चीज़ बता भी सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह रोज़ाना आपको वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।